नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बेमित्रा बारूद फैक्ट्री विस्फोट मामले को लेकर सीएम का बयान। मामले में दंडाधिकारी जांच की सीएम साय ने की घोषणा। मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात। बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट में घायलों से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। पुलिस अधीक्षक से बात कर घटना के लिए जानकारी। घटना में घायलों का जाना हालचाल। बेमित्रा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट हादसे पर श्रम मंत्री ने जताया शोक। अधिकारियों से मांगी शीघ्र विस्तृत रिपोर्ट। तत्काल राहत कार्य शुरू करने के दिए निर्देश। बिजली ठेकेदार की लापरवाही पर डिप्टी सीएम सख्त। काफिला रुकवाकर अधिकारियों के दिए सख्त हिदायत। उचित ढंग से बिजली खंभे का परिवहन करने के निर्देश। अंबिकापुर में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय भवन का होगा निर्माण। कलेक्टर विलास पुष्कर ने लगभग 10 एकड़ भूमि को आवंटित। एम्स के तर्ज पर होगा सिम्स का निर्माण। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बेमित्रा की बारूद फैक्ट्री में हुए विस्फोट को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है और इस दौरान उन्होंने मामले की दंडाधिकारी जांच होने की भी घोषणा की है। और इसके साथ ही सीएम साय ने मृतक के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की है। बेमित्रा में स्थित सबसे बड़ी बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, जिसमें लगभग 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज राजधानी रायपुर के अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस अधीक्षक से बात कर घटना की जानकारी ली गई है। प्रशासन और पुलिस घटनास्थल पर ही है और उप मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि कम से कम जनहानि हो। उन्होंने यह भी बताया कि बचाव कार्य जारी है। बचाव कार्य होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर सबसे बड़ी बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है और घटना में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज भी लगातार जारी है। घायलों से मिलने में आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम पहुंचे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घटना की पूरी जानकारी ली है। कोई विस्फोटक पदार्थ निर्माण करने वाली कंपनी है जिसमें विस्फोट हुआ है। बिरला थाना के अंतर्गत पिरदा और गांव है। तो अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है और जांच चल रही है। एसपी वहां पर मौके पर खड़े हैं और बात भी हुई है उनसे। ये और स्थिति स्पष्ट होगी धीरे से। आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन मालूम पड़ा है कि 10 से 12 लोगों को मारे जाने की खबर आ रही है। अब एक बार थोड़ा विषय और स्पष्ट हो जाए, ईश्वर दया करें, जितना कम से कम हो वही ठीक है। और कुछ आपको और अधिक जानकारी अलग से मिली क्या? अभी जांच हो रही है। प्रशासन के सारे लोग वहां उपस्थित हैं और जांच पता चल जाने पर फिर और आपको सूचना कर देंगे। बेमित्रा के स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में हुए हादसे पर उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने भी उद्योग श्रम विभाग को फोन कर निर्देशित किया कि तत्काल राहत कार्य शुरू करें, घायल हुए श्रमिकों को बेहतर इलाज की व्यवस्था करें। और हादसे में हुई लोगों की मौत पर मंत्री देवांगन ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। शोक संताप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी जताई। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है और कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावितों की हर संभव मदद कर रहा है। साथ ही आपको बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा कि किन वजहों से हुई है घटना और सुरक्षा और श्रम मानकों के पालन के संबंध में शीघ्र परीक्षण करने के निर्देश उच्च अधिकारियों को भी दिए गए हैं और पीड़ितों को आवश्यक राहत दिलाने के निर्देश भी दिए गए। विभाग द्वारा राहत और बचाव के लिए सतत निगरानी भी की जा रही है। उप मुख्यमंत्री और राज्य गृह मंत्री विजय शर्मा ने नारायणपुर में नक्सली मुठभेड़ में बड़ी सफलता हासिल होने को लेकर सभी जवानों को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जवानों के शौर्य का ये आधार है और नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ नक्सलियों पर केंद्रीय कमेटी के लिखे हुए लेटर पर भी गृह मंत्री ने बयान दिया है और साथ ही जाति प्रमाण पत्र की जांच को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 4 से 5 सालों में हिंदुओं पर जाति प्रथा थोप दी गई है, इसमें फिर भी आरक्षण दिया गया है। और इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयानों पर भी पलटवार किया और रोहिंग्या मुसलमान को ढूंढने की चुनौती पर उन्होंने कहा कि ये केवल राजनीति करना चाहते हैं। मैंने नारायणपुर
बीजापुर दंतेवाड़ा सीमांत क्षेत्र में डीआरजी बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ के जवान संयुक्त ऑपरेशन पर थे और उस समय मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में वर्दीधारी हथियारधारी 7 नक्सली और एक आज उसमें और स्पष्ट हुआ तो 8 ऐसे नक्सली मारे गए हैं। ये सुरक्षा बलों के शौर्य के आधार पर है, उनके भुजाओं की ताकत के आधार पर है। विनम्रतापूर्वक सरकार अपील करती है कि नक्सली सारे, माओवादी सारे मुख्यधारा में जुड़ें, अच्छा जीवन जिएं, पुनर्वास करें। कोई विशेष बात हो तो वह भी हमको स्पष्ट करें, जिसके लिए पहले ही गूगल फॉर्म और ईमेल आईडी वगैरह जारी किया गया है। साथ ही साथ वार्ता करें, लक्ष्य क्या है निर्धारित करें। सरकार का भी लक्ष्य क्षेत्र की उन्नति है और अगर उनका भी लक्ष्य यही है तो रास्ता भी एक हो सकता है। अगर लक्ष्य एक है तो रास्ता एक हो सकता है। इस पर चर्चा करनी चाहिए। नक्सलियों ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य सुब्रत प्रताप ने जारी किया, शांति वार्ता के लिए शांति का माहौल बनाना जरूरी है। और उन्होंने कहा है कि आप निशर्त चर्चा की बात कर रहे हैं मगर आप लोगों के ग्रुप से लग नहीं रहा है कि निशर्त चर्चा की आप लोग तैयार है। एक तरफ उनका भी मतलब इनकाउंटर चल रहा है और नक्सली भी तैयार है। बंदूक तो साथ छोड़ा जाएगा, ऐसे नहीं होता है। और ऑपरेशंस जो हैं जहां आवश्यक है वहां तो करना ही होता है, करना पड़ता है। परंतु इन सारी बातों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, वो चाणक्य की बात करके, ब्राह्मणवाद की बात करके ये वही राग फिर आलाप के कोई अर्थ नहीं होने वाला है। सरकार गंभीरता से चर्चा करना चाहती है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने बहुत स्पष्टता से इस विषय को कहा है और हम लोग तो रिपीट कर ही रहे हैं इस विषय को। और उसमें ये है कि इन स्थितियों में, परिस्थितियों में सड़क ना बनाई जाए। भैया सड़क क्यों ना बनाई जाए? कह दे जनता वहां पर कि सड़क नहीं बनाना है, वहां पर लाइट ना पहुंचाई जाए। क्यों ना लाइट पहुंचाई जाए भैया? तो सड़क न बनाने की शर्त पर, लाइट न लगाने की शर्त पर ऐसे नहीं होता है। वार्ता आप करें, हमारा आग्रह है, निवेदन है। कारण यह है, हमने सुना है कि आपका लक्ष्य कुछ ऐसा है कि जिसमें आप जन कल्याण चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं। सरकार का भी यही लक्ष्य है कि जन कल्याण चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं। अगर लक्ष्य एक है तो रास्ता एक हो सकता है। उनके रुख से क्या नजर आ रहा है? कुछ वार्ता के लिए तैयार के मूड में है? नहीं, मैं तो यही देख रहा हूं ना, ये पत्र तो है मेरे हाथ में। इसमें उन्होंने लिखा कि राहुल जी ने अपनी पदयात्रा में बताया, चिदम्बरम जी ने फला फला बात कही, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ऐसा ऐसा कहा। तो अब ये सामान्य लोगों के सारे रेफरेंसेस हैं, इसमें तो बहुत तो स्पष्टता के साथ बात होनी चाहिए। मेरा तो यही आग्रह है। बस्तर में जब हम लोगों ने सिलगेर, टेकलगुड़ा, पुअर्ती के युवाओं को लेकर हम लोग रायपुर आए थे, उन्होंने रायपुर देखा, उसमें से आप सभी से उनकी स्पष्ट प्रत्यक्ष मुलाकात हुई है। 25 साल के लड़के ने अगर जीवन में टीवी न देखा हो तो और क्या करना चाहते हैं उनके साथ आप? और क्या करना चाहते हैं? कोई बता दे भाई मुझे। कौन सा विदोहन, कौन सा माने खनिज उत्खनन ये रोक कर क्या मतलब, क्या विषय है भाई? 25 साल के लड़के ने टीवी नहीं देखा है, अभी कैसे जस्टिफाई कर लेंगे इसको आप पॉडकास्ट पर जा रहे हैं, आप एआई पर जा रहे हैं, बस्तर का लड़का टीवी भी न देखा हो। परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा। आपके पहल पे पहली बार सेंट्रल कमेटी ने रिएक्ट किया है। अब ये जो बातचीत का स्तर है, क्या ये माना जाए कि सेंट्रल कमेटी के स्तर पर ही आप लोग चर्चा करेंगे या क्या इसके आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी स्पष्ट कहा है, सेंट्रल कमेटी अगर बात करती है हर्ष का विषय है। अगर दूसरे कोई समूह हैं उनके बीच में, क्योंकि उनके बीच में बड़ा फ्रैक्शन है, मुझे पता चला है। मतलब ये है कि टॉप कैडर सारे आंध्रा तेलंगाना के हैं और नीचे जो काम कर रहे हैं वो सारे छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के लोग मतलब या तो सामान लेकर चल रहे हैं या फिर सामने फ्रंट पर जा रहे हैं, ऐसा सब है उनके साथ। टॉप कैडर जो है वो तेलंगाना के हैं, तो वो उनका अपना ये रहता है, इसीलिए जाकर के वहां ज्यादा सरेंडर करते हैं। तो उन सारे लोगों से भी मैंने फ्रैक्शन भी है आपस में। जो भी बात करना चाहे सेंट्रल कमेटी बात करती है, एक मुश्त हल निकलता है, स्वागत योग्य है। माननीय
केंद्रीय गृह मंत्री जी ने यही कहा है, माननीय विष्णुदेव साय जी ने यही कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और मैं उनके बातों को आगे ले जाते हुए यही कहना चाहता हूं। और अगर कोई समूह भी उसमें बात करना चाहे तो भी सरकार तैयार है। ये एक्स सीएम कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो एससी, एससी और ओबीसी की पिछली सरकार है, और जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से जाति प्रमाण पत्र बनना ही बना। जांच के विषय को लेकर आप देख लीजिएगा, जो मैं बात आपसे कह रहा हूं, विगत 4-5 सालों में धर्म, भाई हिंदुओं में ऐसा है कि जाति प्रथा थोप दी गई, जाने कभी किसी समय से, जिसको मूलतः लोग मानते नहीं है, मूलतः कहीं प्रमाण नहीं है, फिर भी थोप दी गई, लेकिन उसका आधार पर आरक्षण दिया गया। ठीक है, स्वागत योग्य है। जिस धर्म में जाति की व्यवस्था ही नहीं है, उस धर्म के लोगों को अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी बनाएंगे तो मूल एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों के अधिकार का हनन है। अभी मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको दूंगा, कि जिसमें बहुत स्पष्टता के साथ ये है कि विगत वर्षों में 3-4-5 वर्षों में ओबीसी के सर्टिफिकेट बनाए गए। अभी ओबीसी के सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं भाई? बना है भाई, बना है। मैंने कहा है कॉपी निकलवा लो भैया, सब आप लोगों को तो कॉपी देना पड़ेगा, प्रमाण के बिना आप मेरी बात मानेंगे नहीं, तो मैं आपको प्रमाण भी दूंगा भैया इस विषय पर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी इस विषय को लाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जांच हो। जांच की प्रक्रिया कैसे होगी, क्योंकि आपने जांच की बात कही है। हाँ, मैंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को लाऊंगा। मैंने यह भी कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेकर के और उस पर काम करेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ है। और ये होने से ओबीसी वर्ग के, मैंने अभी तक देखा जो ओबीसी का देखा, एसटी, एससी का नहीं देखा मैंने, तो ओबीसी का मैंने देखा है। ओबीसी वर्ग के लोगों के अधिकार का हनन हुआ है, उनकी अपॉर्चुनिटीज कम हुई है। हम उनको इसलिए देते हैं क्योंकि ओबीसी वर्ग में जितने लोग हैं उनको एक अवसर मिल पाए उनके अपने वर्ग के बीच में। अब उनके वर्ग में आप मुझे भी लगा दो और आपको भी, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, तो फिर उनके अवसर कम हुए ना। ये क्या कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह के प्रमाण पत्र बनाए गए? निसंदेह वोट बैंक की राजनीति के लिए बनाए गए। ये कल जीरा मामले को 11 साल पूरा हो जाएगा, 3 सरकारें बदल गई, लेकिन उसमें कुछ अभी तक निष्कर्ष नहीं होता। 2 सरकारें बदली, अभी तीसरी है, निर्णय आएगा। ये भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि उनके जेब में सबूत आपने कहा और कैसे निकालेंगे? नहीं, मैंने सुना था उनका पुराना बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार के पूर्व उन्होंने कहा था कि झीरम घाटी की जांच डॉक्टर रमन साहब की सरकार उसमें नहीं करा रही, तो माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा था कि मेरे जेब में है। मुझे ध्यान था, तो फिर पूरी सरकार भी निकल गई, लेकिन वो नहीं निकला जेब से। तो मैं सोचा कि एक बार जेब में अगर होगा तो देखा जाए, टटोल लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जब कैसे टटोल लेंगे सत्ता आप लोगों को? मैं उन्हीं से आग्रह कर रहा हूँ भाई, उन्हें वरिष्ठ है, वो स्वयं टटोल के देख रहे, होगा तो बता दें। एक चीज उन्होंने और भी बोली है कि जब केंद्र में उनकी सरकार आएगी तो झीरम का सच सामने में आ जाएगा। ये सही दिशा में जांच करेगी। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सरकार को भी वो कह देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में जब उनकी सरकार आ जाएगी तब ऐसा करेंगे। ये कोई मसला नहीं है, परंतु ये जरूर है कि जो जांच हुई है उस जांच के रिपोर्ट को पटल पर रखा जाएगा, सदन में रखा जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पुरानी सरकार के लोग इसमें इन्वॉल्व थे झीरम में, इसलिए जांच पूरी नहीं हो पा रही। मैं आपसे आग्रह पूर्वक यही कहता हूं कि आप जब बात करें तो उनसे जरा पूछ लें कि भाई 5 साल की सरकार में आप मुख्यमंत्री थे। भाई मुख्यमंत्री क्या होते हैं ना, मुख्यमंत्री क्या होते हैं, तो आप स्वयं मुख्यमंत्री थे भाई। अब आप नहीं कह सकते इन बातों को, नैतिक तौर पर आपको नहीं कहना चाहिए, नैतिक तौर पर नहीं कहना चाहिए। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर आप लोग सवाल उठाते तो उसको लेकर उन्होंने चुनौती दी कि एक भी रोहिंग्या मुसलमान रायपुर दक्षिण में, कवर्धा में या सरगुजा में कहीं भी हो। देखिए, उन्होंने जबरदस्ती रोहिंग्या शब्द जोड़ दिया है। हम तो कह रहे हैं कि ये कौन है बताया जाए जो आए हैं। आपके रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया भाई, हमारे कवर्धा के कुछ लोगों ने आकर के, दोबारा भी कर लेंगे और नए केस हमारे पास है। वो कौन है भाई, आइडेंटिफाई करके बताएं वो कौन है, जिनको न गांव वाला जान रहा है न बीएलओ जान रहा है। वो कैसे गांव में घुस कर आ गए भाई, और एक गांव नहीं भाई, गांव में ऐसा हो गया है। स्पष्ट करना पड़ेगा। मैं वो अपने शब्दों पर वो जाने किसको क्या कहेंगे। हम तो ऐसे हर तरह के व्यक्ति को, और उसे मुसलमान ही नहीं भैया, और भी बातें, हर तरह की बातों को अपन कह रहे हैं कि ये गलत है भाई, ऐसे घुसपैठ गलत है, इस तरह से परिस्थितियों को बदलने की ये कवायद गलत है। स्थानीय लोगों को पीड़ा होती है। विवाद हुआ हमारे यहाँ वोटिंग के समय में,
वोट नहीं डालने दिया गया कई गांव में उन लोगों को, क्योंकि भाई गांव वाला जानेगा नहीं, उसका नाम अचानक मतदाता सूची में दिख रहा, कैसे किया जाएगा? इसमें अब कोई जांच होगी क्या? क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। देखते हैं और मसले सामने आ जाए, उसके बाद एक बार आप लोगों के माध्यम से और विषय आएगा ध्यान में, तो फिर एक बार उसको कोशिश करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बोले कि 2 घंटे लेट से प्रशासन पहुंची थी और हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं था और एक ही डॉक्टर था। बिजली नहीं थी, जिसके कारण 4 की मौतें हो गई हॉस्पिटल। मतलब उनका ये कहना बड़ा दुर्भाग्यजनक है। 5 साल की सरकार चलाकर अभी अभी निवृत्त हुए हैं, तो उन्होंने क्या व्यवस्था दी है ये तो उनसे ही पूछने वाली बात है। आप नई सरकार आने के बाद आप उस सरकार से साल भर बाद ही व्यवस्थाओं के संदर्भ में बात करेंगे। अभी तो आप ही की सरकार गई है, 3 महीना 4 महीना हुआ है। ये दीपक बैच का भी आज कवर्धा दौरा है और देखा जाएगा कि सड़क हादसे के जो पीड़ित है कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ उनसे मिलने भी जाएंगे, इसी की नहीं बिल्कुल है। अगर क्षेत्र के लोगों की चिंता है तो जाया जाए, उसमें कोई विषय नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। कांग्रेस ने एक और अभी आरोप फिर से लगाया कि लोकसभा चुनाव जब तक चल रहा था ट्रेनें समय पर चल रही थी, लोकसभा चुनाव जैसे खत्म हो रहा है चरण फिर लेट जाती, पूरी भाजपा इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अभी कोई भी कह सकते हैं भाई कि आज सूरज भी थोड़ा ज्यादा तप रहा है, क्योंकि देखो लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, कुछ भी कहा जा सकता है। भैया ये अक्सर हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे पे सड़क के किनारे ट्रकें खड़ी रहती है, कई बार जो गाड़ियां हैं वो खड़ी ट्रक से भी टकरा जाती है और हादसे होते मौतें होती है, इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रही। कवर्धा में एक उसी दिन जिस दिन ये बड़ी घटना हुई थी, उसी दिन ये घटना हुई थी। जोराताल हमारे गांव के एक पुलिस में के एम्प्लॉय हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, उनके साथ ऐसी हुआ था। वो ट्रक खड़ी थी और उस पर वो टकरा गए थे। वो ट्रक ले बाई जो बनता है वो जरूर बनना चाहिए और उसके लिए अब कोशिश करेंगे। अगर वो गाड़ियां ऐसी खड़ी रहेंगी तो कोई विधिवत कार्रवाई चिकित्सा करेगी आप? उसकी तो प्रक्रियाएं हैं, उसके तो कानून हैं भी। हाँ नहीं जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुनर्वास नीति को लेकर कह रहे हैं कि जो भाजपा के शासनकाल में जो नक्सलियों ने सरेंडर किया उन्हें मकान का जब तक आवंटित नहीं हो पाया। नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी। सारी सुविधाएं सब कुछ शुरुआत में नहीं हो जाती, उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, इसलिए ग्रेजुअली होता है और ऐसा ही होना चाहिए। सर ये कोयला घोटाला को लेकर और जो जांच चल रही है शराब घोटाला कोयला घोटाला को लेकर भूपेश बघेल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लिकर घोटाला था उसको नकार दिया है, उसको खारिज कर दिया केस को। अब जो है बीजेपी की जो सरकार है यूडब्ल्यू को सौंपा उन्होंने केस। अब आने वाले समय में नगर सैनिक और कोटवारों को केस सौंपेगी भाजपा, ऐसा कह रहा है। नहीं जो सच है उसकी जानकारी के लिए जिसको सौंपना पड़ेगा उसको सौंपा जाएगा। उप मुख्यमंत्री और कवर्धा विधायक विजय शर्मा अपने 1 दिवसीय रेंगाखार प्रवास पर जा रहे थे और रास्ते में बिजली खंभे को ट्रैक्टर से रोड पर घसीटते हुए ले जाते हुए देखकर अपना काफिला रोककर संबंधित ठेकेदारों से भी बात की और बिजली विभाग के अधिकारियों को संबंधित ठेकेदारों से बात कर खंभे का उचित परिवहन करने के लिए भी निर्देशित देने का बात भी कही है। आपको बताते चले कि डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि इस तरह से सड़कों को नुकसान पहुंचाते हुए बिजली के खंभे का परिवहन न करें। साथ ही डिप्टी सीएम ने बिजली विभाग के अधिकारियों को भी खंभे का परिवहन उचित साधन से करवाने के निर्देश भी दिए हैं। बस्तर जिले के आपको बताते चलेंगे दरभा ब्लॉक पर झीरम वो स्थान है जहां पर कांग्रेसियों के शीर्ष नेतृत्व जाबाज सुरक्षा बलों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर माओवादियों ने हमला किया था। कांग्रेस ने कई समर्थक शहादत स्थली पर पहुंचकर शहादत स्थल को नमन किया। शहीदों की छायाचित्र पर भी पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व मंत्री कवासी लखमा, पूर्व क्रेडा अध्यक्ष मिथिलेश सुरकर और साथ ही पूर्व विधायक राजमन बेजाम और सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। आपको बताते चलें कि शहीदों की छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया है। आपको बताते चलें कि शहीदों की छायाचित्र पर अर्पित किया और साथ ही पूर्व मंत्री कवासी लखमा भी मौके पर यहां पर मौजूद भी रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि सुकमा से हैं, जहां पर पूर्व मंत्री भी पहुंचे थे।
रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर निजात अभियान के तहत में नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में रायपुर के गुरियारी थाना क्षेत्र के 16 पवा अंग्रेजी शराब के साथ में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके अंतर्गत राजधानी रायपुर के कई जगहों पर नशे के विरुद्ध कार्रवाई भी की है। रायपुर में निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जिसमें समस्त थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। नारकोटिक्स एक्ट पर भी प्रभावी कार्रवाई करने के लिए भी एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वालों और सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में थाना माना पुलिस की टीम ने गांजा बिक्री करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 2 किलो 40 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। अलग अलग स्थानों से आधा दर्जन दोपहिया वाहन चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि आरोपी रायपुर और दुर्ग के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 6 दोपहिया वाहन चोरी किया और चोरी के वाहनों की पहचान छिपाने के उद्देश्य से वाहनों में फर्जी नंबर प्लेट लगा दिया था। आपको बताते चले कि मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है, जिसके कब्जे से चोरी की कुल 6 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। रायपुर पुलिस ने व्यक्तिगत दस्तावेज का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्यक्तिगत दस्तावेजों का उपयोग कर प्रार्थी के नाम से बैंक खाता खुलवाकर सट्टे के पैसों का लेन देन करता था। वहीं प्रार्थी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लगातार रेड कार्रवाई करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी की आपको बताते चले कि पताशी पर भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खरगोन शहर की दामखेड़ा कॉलोनी में बीती रात को एक मकान में करीब 9 लाख रुपए की डकैती का सनसनीखेज मामला सामने आया। हथियारों से लैस बदमाशों ने मां और बेटी के ऊपर हथियार रखकर घर में 9 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण सहित 70,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। डकैती के दौरान घर में केवल मां और बेटी ही मौजूद थी। करीब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में अवैध पिस्टल सहित हथियार और पत्थर लेकर पहुंचे बदमाशों ने योजनाबद्ध तरीके से डकैती की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एसपी धर्मराज मीणा ने साधना प्लस को भी बताया कि सूचना मिलते ही देर रात पुलिस मौके पर पहुंच गई। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही बदमाशों को पकड़ भी लिया जाएगा और वारदात का खुलासा जल्द से जल्द किया जाएगा। एक सनसनीखेज घटना को लेकर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे साथ में ऐसा परिवार अभी फिलहाल मौजूद है जिसके यहाँ पर करीब 9 लाख रुपए की डकैती हुई है। ये डकैती किस प्रकार से हुई है, ये डकैती की जानकारी को लेके हम सीधे परिवार से बात करेंगे। माता जी क्या नाम लिखते हैं आप? ललिता जायसवाल लिखती हूँ। ललिता जायसवाल जी, आप ये मुझे बताइए कि किस प्रकार से आपके यहाँ ये घटना घटी? सर मैं तो सोई थी वहाँ पे, तो 2 बजे रात को आया, उसने ताला तोड़ा, ताला तोड़ के अंदर घुसा, जाके मेरे ऊपर उसने तमंचा रख दिया। बोले कितने लोग थे टोटल? 10 से 12 लोग थे। वो 10 से 12 लोग आपके घर में घुसे? जो 6 लोग अंदर थे। गोदरेज तोड़ी, दोनों गोदरेज उनको तोड़ डाले उसने और उसमें 70,000 नगद रखे थे, एटीएम थे, पासबुक थी, चेक बुक थी, सब निकाल ले उसने उसमें से। जिसके बाद बोले कि आप आवाज करेगी तो बोले तेरी बेटी को मार डालेंगे। बोले हथियार लेके पहुंचे थे? हथियार तो सबके पास में। हथियार में क्या क्या था उनके पास? उसके पास टामी भी थी, चाकू भी थे, तमंचा भी था, इतना मैंने देखा। जिसके बाद मेरे बेटे के पास गया, बोले कि चेन निकाल, इसको गले में हाथ डाला, चेन निकालने लगे। चेन पहनी हुई नहीं थी ये पे, बोले चेन दे, बोले नहीं मैं नहीं पहनी चेन। तो फिर मेरे कान काटने लगे, तो मैंने बोला भैया कान मत काटो, मैं निकाल के दे रही रकम, हमको मारो टोको मत, हमको मत करो, तुमको हम दे देंगे पूरी रकम। कितने की ज्वेलरी थी टोटल? टोटल मेरी 9 से 10 लाख तक की ज्वेलरी थी। कैश नगद कितना था? 70,000 रुपए थे। हमारे साथ में इनकी बेटी भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे बहुत गलत हुआ हमारे साथ, बहुत, हमारा तो कोई भी नहीं है, जल्दी से जल्दी इसका करवा दो तुम। आप साथ में थी और आपके अलावा भी कोई था घर में? नहीं कोई, हम दोनों थे। कितनी बजे की घटना है ये? 2 बजे की, 2:10 की बात है। हाँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में
इस प्रकार की चोरियां और डकैतियां हो रही है तो क्या इसको भूखमरी का आलम माना? जिलों में पुलिस प्रशासन सजग और सख्त है, बावजूद इसके इस प्रकार की चोरियां हो रही है तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अगर इस प्रकार की घटना का अगर आपको आशंका होती है तो आप आपकी सुरक्षा के लिए लाल मिर्च का पाउडर का उपयोग कर सकते हैं, ताकि ऐसे घटना होने से जो है चोरों से अपन उन्हें रोका जा सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि अगर आपके पास में ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी है तो बैंक लॉकर का प्रयोग करें। और एसपी धर्मराज मीणा जो कि खरगोन यहाँ एसपी हैं, एसपी धर्मराज मीणा से भी साधना न्यूज की बात हुई है। उनका सीधा और साफ कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम यहां पहुंची है। पुलिस टीम के पहुंचने पर सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, अलग अलग पुलिस टीम का गठन किया गया है और जल्द ही इस वारदात का खुलासा किया जाएगा। खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।